जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत देख रहे थे। दो सिद्धांत हम लोगों ने देख लिए थे पिछली वीडियो में। एक था संप्रदाय संरचनावाद और दूसरा संप्रदाय था प्रकार्यवाद। ये मनोविज्ञान का तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद और चौथा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद। इस वीडियो में हम लोग दो संप्रदाय देखेंगे। संप्रदाय हमने आपको बताया था, संप्रदाय का मतलब होता है विचारधारा। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी विचारधारा दी, इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप लोगों ने पीछे की 3 वीडियो जरूर देख ली होंगी। आप लोग एक एक वीडियो सीरियल से देखिएगा, जिससे आप लोगों के सारे फैक्ट, सारे डाउट क्लियर होते रहें। अगर कोई डाउट हो तो उसको आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आपका सब्सक्राइब हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को आने वाली परीक्षा में मदद करती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, तीसरा संप्रदाय है हमारा व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। इसके बारे में देखेंगे क्या है व्यवहारवाद। तो देखेंगे 1913 ईस्वी में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। हमने आप लोगों को पीछे बताया था व्यवहारवाद के जनक, पहली ही वीडियो में शायद हमने आप लोगों को मनोविज्ञान का जब इतिहास बता रहे थे, आप लोगों को बताया था कि व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन हैं। इनकी एक बुक भी हमने आप लोगों को बताई थी, बिहेवियरिज्म। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। जो व्यवहारवाद संप्रदाय है, इसकी नींव 1913 ईस्वी में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। अच्छा, इनका मानना क्या था? इनके अनुसार चेतना अस्पष्ट है और बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने बताया जो चेतना है, क्योंकि व्यवहार पर जब अध्ययन शुरू हुआ, उसके पहले मनोवैज्ञानिक जो थे वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, लेकिन इन्होंने चेतना के विज्ञान को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है। अब चेतना क्या है? बालक के अंदर कोई ऐसी भावना होती है जिसको देखा ही नहीं जा सकता। चेतना आंतरिक होती है। अब चूंकि वो आंतरिक है तो उसके बारे में कुछ भी कन्फर्म कैसे बताया जा सकता है। तो इनका मानना था कि जो चेतना है वो अस्पष्ट है। अच्छा, व्यवहार क्या है? व्यवहार बाहर से दिखाई पड़ता है। कोई बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है या कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, इसको बाहर से देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि चेतना जो है अस्पष्ट है। चूँकि चेतना आंतरिक चीज़ है, उसको देखा नहीं जा सकता, तो उसको कैसे हम लोग अनुमान लगा लें, कैसे उसको समझ लें। तो उन्होंने कहा, जेबी वाटसन ने कहा कि चेतना जो है वो अस्पष्ट है और बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने कहा जो बाहर से व्यवहार दिखाई पड़ता है, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, ना कि जो अस्पष्ट है, जो आंतरिक है, उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी। और आगे देखते हैं, जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि जेबी वाटसन ने कहा, अपने इस व्यवहारवाद के संप्रदाय को सिद्ध करने के लिए इन्होंने तर्क दिए। इन्होंने कहा जो जन्म होता है जब बालक का, तो वो एक समान ही होते हैं। सारे बालक एक समान होते हैं और उद्दीपक सदैव बाहरी वातावरण में होता है। अच्छा, उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक कह सकते हो प्रभावित करने वाले कारक। अब बालक पैदा हुआ है, उसका निर्माण कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, उसका विकास कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वातावरण पे डिपेंड करती हैं। अगर खान पीन अच्छा रहा तो शारीरिक विकास अच्छा होगा, अगर खान पीन अच्छा न रहा तो वही शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा।
अगर वातावरण स्वच्छ है तो बालक कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, अगर वातावरण ही गंदा है तो बालक जो है बीमार बना रहेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जन्म के समय सभी बालक समान ही होते हैं। उद्दीपक तो सदैव बाहरी वातावरण में होता है। अब चूंकि उद्दीपक बाहरी वातावरण में है तो चेतना का कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन किया जाए, क्योंकि व्यवहार को बाहर से देखा जा सकता है। जन्म के समय बालक सभी समान होते हैं। उद्दीपक तो बाहरी वातावरण में होता है, जब बाहरी वातावरण से में बालक जाता है तब वहाँ से वो कुछ चीज़ें सीखता है, अच्छाई सीखता है, बुराई सीखता है, उसका विकास वातावरण पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें वातावरण पर निर्भर करती हैं। तो उसने जेबी वाटसन जी ने कहा कि उद्दीपक तो बाहरी वातावरण में होता है, तो अंदर से कोई लेना देना नहीं है, आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी और इन्होंने अपने तर्क दिए जेबी वाटसन ने। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि 1913 ईस्वी में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। इसको जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखा करिए तो कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय में आपका सच्चा साथी आपके नोट्स ही हैं। आप अभी वीडियो देख लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर देंगे तो आपकी सारी बातें स्थायी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। वाटसन ने अल्बर्ट नाम के छोटे बच्चे का अध्ययन करके बताया कि शिशु में क्रोध, भय और स्नेह मूल संवेग पाए जाते हैं। वाटसन ने एक अल्बर्ट नाम क्या था बच्चे का? अल्बर्ट। इस अल्बर्ट नाम के बच्चे का अध्ययन किया और उन्हें बताया कि जो शिशु है उसमें क्रोध, भय और स्नेह ये मूल संवेग पाए जाते हैं, बचपन से ही पाए जाते हैं। अब भय क्या है? आप बच्चे के पास तेज आवाज़ करें वो अचानक डर जाता है, तो ये उसमें बचपन से होता है, वो कहीं बाहरी वातावरण से ये चीज़ें नहीं सीखता है। ये मूल संवेग होते हैं। जन्म के साथ ही उसे ये क्रोध, भय, स्नेह ये सारी चीज़ें हैं उसे बचपन से ही प्राप्त होती हैं बालक को। तो वाटसन ने बताया कि ये जो मूल संवेग हैं क्रोध, भय और स्नेह ये बचपन से ही बालक में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है पूरा पेज, ये सारी बातें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बारंबारता और प्रतिवेदन का नियम वाटसन ने दिया। बारंबारता और प्रतिवेदन का नियम वाटसन ने दिया। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो आप संप्रदाय पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ये बारंबारता क्या है, प्रतिवेदन क्या है। जब वाटसन को हम अलग से देखेंगे, जेबी वाटसन पर जब हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे भी। आगे देखते हैं। बाह्य दर्शन विधि के जनक वाटसन हैं। बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है? वाटसन। अब देखिए, ये आसान है याद करना। व्यवहार जो है वो बाहर से दिखाई देता है, व्यवहार बालक का बाहर से ही दिखाई देता है। तो इसीलिए बाह्य माने बाहर और दर्शन माने देखना। तो बाहर से देखना, इस विधि के जनक भी जेबी वाटसन ही होंगे, क्योंकि व्यवहार बाहर से दिखाई देता है। तो बाहर से दिखाई देना मतलब बाह्य दर्शन। तो याद रखिएगा कि बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के जनक चूंकि जेबी वाटसन हैं, बाह्य दर्शन विधि के जनक भी जेबी वाटसन ही हैं। आगे देखेंगे। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वाटसन ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। काहे का विज्ञान है? व्यवहार का। आगे देखेंगे। ये बुक हमने आप लोगों को बताई थी, बिहेवियरिज्म, वाटसन की बुक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बिहेवियरिज्म बुक है उसके लेखक कौन है? वाटसन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि चूंकि व्यवहारवाद के जनक वाटसन है और बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद होता ही है, इसका मतलब तो आसानी से याद हो जाएगी कि बिहेवियरिज्म बुक जेबी वाटसन की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। अगला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। अगला संप्रदाय गेस्टाल्टवाद है। अब गेस्टाल्टवाद के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन हैं।
ये थोड़ा टिपिकल बात है। जब हमसे पूछता है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक, तो हम लोग ज़्यादातर कोहलर का नाम ले लेते हैं कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना कोहलर ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 ईस्वी में, देखिए गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमन ने की थी। किसने की थी? मैक्स वर्दीमन ने की थी। गेस्टाल्टवाद पर काम कोहलर ने बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इसकी स्थापना मैक्स वर्दीमन ने 1912 ईस्वी में की थी। अब ये गेस्टाल्टवाद क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है कि गेस्टाल्टवाद की जो है स्थापना किसने की थी। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोहलर भी ऑप्शन में दे देता है, बच्चे बहुत सारे कोहलर भी लगा देते हैं, क्योंकि कोहलर ने गेस्टाल्ट पर काम बहुत किया था। सबसे प्रमुख व्यक्ति गेस्टाल्टवाद के कोहलर ही हैं, तो इसलिए लोग कोहलर पर लगा देते हैं निशान कि कोहलर ने गेस्टाल्टवाद की जो है स्थापना करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्स वर्दीमन ने गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब गेस्टाल्ट क्या है देखेंगे। गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। यह भी अक्सर परीक्षा में पूछता है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है, तो याद रखिएगा जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। गेस्टाल्ट का मतलब अर्थ भी पूछता है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पूर्ण आकृति। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण आकृति। ये पूरी लाइन अच्छे से आप लोग उसको याद रखिएगा कि गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पूर्ण आकृति। देखिए, अर्थात समस्या तभी हल की जा सकती है जब पूरी समस्या मालूम हो। हाँ, इस संप्रदाय का मतलब ही है कि जब तक हमें कोई चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, किसी समस्या के बारे में पूरी हमको जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उस समस्या को हल कैसे कर सकते हैं। अब हमको मान लीजिए हमको इंदौर जाना है, ये समस्या है हमारे सामने, है ना। अब किस रास्ते से जाना है हमको अगर ये पता ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे इंदौर पहुंचेंगे। तो इस संप्रदाय का यही मानना था कि समस्या तो तभी हल की जा सकती है जब पूरी समस्या मालूम हो। तो समस्या, इसीलिए इसका नाम जो है गेस्टाल्टवाद रखा गया, क्योंकि गेस्टाल्ट का मतलब ही है पूर्ण आकृति, यानी हमको पूर्ण आकृति के बारे में जानकारी होगी तभी हम उस समस्या को हल कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, इसे संपूर्णवाद, अवयवीवाद या समग्रवाद भी कहते हैं। देखिए, गेस्टाल्टवाद के कुछ अन्य नाम भी हैं। एक नाम है संपूर्णवाद, अवयवीवाद और समग्रवाद। सारी बातें एक जैसी हैं, एक ही, सभी बातों का एक ही अर्थ है, क्योंकि गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्ण आकृति। इसलिए जो गेस्टाल्ट के अन्य जो नाम हैं उसे संपूर्णवाद, अवयवीवाद या समग्रवाद भी कहते हैं। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चूँकि गेस्टाल्ट मीन्स होता है पूर्ण आकृति, तो पूर्ण आकृति मतलब संपूर्ण, तो संपूर्णवाद, अवयवीवाद, समग्र माने भी सब कुछ संपूर्ण, तो ये जो है सब एक ही नाम है सिद्धांत के। तो जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है इसे इन नामों से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, देखिए, जो हम अभी आप लोगों को बात बता रहे थे कि जो गेस्टाल्टवाद है इसके प्रमुख विचारक कौन है? कोहलर है। कोहलर ने गेस्टाल्टवाद पर बहुत काम किया। तो कोहलर इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक यदि पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना तो वर्दीमन ने की थी, लेकिन गेस्टाल्टवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो कोहलर हैं। आगे देखते हैं। कोहलर का प्रयोग टेनरिफ द्वीप के केनारी शहर में हुआ। कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया वो कहाँ किया? टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में। ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। ये भी परीक्षा में पूछता है कि कोहलर ने किस द्वीप पर या किस शहर में अपना प्रयोग किया। तो कोहलर ने अपना प्रयोग टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया था। आगे देखते हैं। कोहलर के कुल 6 वनमानुष थे। हाँ, जो प्रयोग किया कोहलर ने, तो वनमानुषों पर कोहलर का प्रयोग प्रसिद्ध है। कोहलर का प्रयोग वनमानुषों पर प्रसिद्ध है। और संख्या कितनी थी वनमानुषों की?
तो कुल 6 संख्या थी, 6 बनमानुष थे, जिनमें जो सुल्तान नाम का बनमानुष है वो सर्वाधिक बुद्धिमान था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कोहलर के बनमानुष का क्या नाम था। तो कोहलर के बनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नाम का बनमानुष सर्वाधिक बुद्धिमान था। हम लोग अलग से कोहलर पर चर्चा करेंगे, कोहलर के बारे में हम आप लोगों को अलग से बताएंगे उस वीडियो में। जब सारे मनोवैज्ञानिक हम बताएंगे तब इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे कि एग्जैक्टली कैसे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया। ये सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को उस वीडियो में देंगे जब हम स्पेशल कोहलर पर, स्पेशल स्किनर पर, थॉर्नडाइक पर, पियाजे पर अलग अलग वीडियो जो हम लोग बनाएंगे विचारकों पर, तब आप लोगों को सारी बातें उस वीडियो में बताई जाएंगी। अभी हम लोग केवल संप्रदाय देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं। संप्रदाय से प्रश्न बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं है, केवल संप्रदाय के बारे में ही जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को दे रहे हैं। बाकी प्रयोगों पर हम लोग वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो कोहलर के कितने बनमानुष थे? कोहलर के कुल 6 बनमानुष थे, जिनमें एक सुल्तान नाम का बनमानुष सर्वाधिक बुद्धिमान था। यह नाम याद रखिएगा कि कोहलर के बनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। आगे देखेंगे, अधिगम का सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। सूझ को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का सूझ का सिद्धांत कह लो या अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह लो, ठीक है ना। ये सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। अधिगम का सूझ का सिद्धांत या अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया? कोहलर ने दिया। इसको लिख करके रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोगों को ये फैक्ट याद होते रहेंगे। आगे देखेंगे, कोहलर ने स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत दिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। आगे देखेंगे, ये देखिए कुछ बुक्स हैं जो कोहलर ने लिखी है। इनकी 2 बुक हैं। कितनी? 2 बुक्स हैं। एक बुक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स और दूसरी बुक है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। ये दोनों बुक कोहलर की हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में देखी भी गई हैं, पूछी भी जाती हैं ये, तो याद रखिएगा। ये दोनों बुक आप नोट कर लीजिएगा। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स कोहलर की बुक है और द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट ये भी कोहलर की बुक है। ये दोनों बुक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए, जिस वीडियो में जिस प्रकार से हम आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में उनको नोट करते रहिएगा और उनका रिवीजन करते रहिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षा में 1-2 प्रश्न की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी लगभग सारे प्रश्न आप लोगों को हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया डेटा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों पर बोझ नहीं बनेगी वीडियोज, है ना। 1-1, 2-2 वीडियो जो आती जाएँ उनके आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, उनका रिवीजन करते रहिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, या जो हम वीडियो बना रहे हैं इनको आप देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा करके देखिएगा। लगभग सारा मैटर आप लोगों को हमारी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। आप लोग बस धैर्य के साथ वीडियोज हमारी देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इम्पॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों को सारी मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो इसलिए वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी संख्या बहुत कम है, धीरे धीरे आप लोगों के मदद से ही संख्या आगे बढ़ेगी। आप लोगों को बहुत अच्छा मैटर धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा। आने वाली परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हमारे चैनल के माध्यम से होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।